देखिए बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ये काफ़ी आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एक्चुअली इसमें बोला गया है कि इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। मतलब आपको पी क्यू एक साइड दी गई है इस ट्राइंगल की, और उसी ट्राइंगल की जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो ए बी आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। देख सकते हैं आप इधर नेम में, देखिए पी क्यू पहले दो चीज़ें हैं, तो उधर से पहली दो चीज़ें ए बी बन रही हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई पी क्यू और ए बी, और उन दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है। एंड देन आपको बोला गया है कि पेरीमीटर्स का रेशियो जो है वो आप नहीं, पेरीमीटर्स का रेशियो नहीं, पेरीमीटर दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी का 36 मीटर, और हमसे बोला है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ट्राइंगल्स पहले से सिमिलर दिया हुआ है, नहीं तो मेरे को प्रूव करना पड़ता। ठीक है, तो जब ट्राइंगल सिमिलर दिए हैं तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर आता है। इसलिए मैं बहुत प्यार से और आराम से यहाँ पर एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके पेरीमीटर्स का रेशियो वही आता है जो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का आ रहा है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूँ, ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी गिवन। ठीक है, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अपॉन में पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी, सॉरी इसकी तो पी क्यू है ना, और अपॉन में इसकी ए बी। आप चाहते तो क्यू आर अपॉन बी सी भी लिख सकते थे, आप चाहते तो पी आर अपॉन ए सी भी लिख सकते थे, बट वही है कि क्वेश्चन में जो गिवन होगा उसके हिसाब से तो काम करूँगा ना मैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे निकालना है, तो ये तो ऐसे ही लिखूँगा मैं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर मुझे निकाल के लाना है, ये ऐसे लिखूँगा। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बच्चों हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 36। इधर पी क्यू के नाम पे मैं क्या लिख सकता हूँ 6, एंड ए बी के नाम पे मैं क्या लिख सकता हूँ 8। अब अगर कुछ कैंसिल आउट हो सकता है तो कर लेते हैं। बाय द वे इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 6/8 इंटू 36। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 3 6, 2 4 8, 4 9 36, 3 9 27 सेंटीमीटर। एक मिनट, यहाँ पर करेक्शन कर लेते हैं, ये सेंटीमीटर होगा। अब सब कुछ ठीक है, बस ख़त्म, सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा बच्चों, कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल आते थे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आता था, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती थी, और उसी तरीके से उनके पेरीमीटर्स का जो रेशियो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर आता है। ठीक है, बट एरियाज़ का रेशियो जो है वो साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर आता है, ध्यान रखिएगा ये बात आप लोग। बच्चों ये अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा, ये भी काफ़ी अच्छा और आसान क्वेश्चन है। एक्चुअली इसमें बोला गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। हमें वॉल्यूम निकालनी है कोन की, जिसका एरिया ऑफ बेस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, और हाइट जो है हमको 8 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बच्चों बात ये है कि कोन जो है ना वो इस तरीके का दिखता है, ठीक है, और कोन की हमें निकालनी क्या है, वॉल्यूम। तो कोन की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम सभी जानते हैं ये बात। अब कोन का हमको इसमें रेडियस दिया हुआ था तो बात ही अलग होती, लेकिन इसमें इन्होंने हमको रेडियस नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है। हाइट तो दे रखी है इन्होंने हमको 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहली बात ये कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मज़े की बात यह है कि 1/3 तो चलो नंबर है, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस, यही तो होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो पाई आर स्क्वायर है ये ऑलरेडी हमको गिवन है 156, ठीक है, और इनटू हाइट के नाम पे क्या है 8, बस खेल ख़त्म। भैया मतलब इतनी आसानी से आपने ये कैसे लिख दिया बच्चे, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ शब्दों में बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है भैया, ये बोला हुआ है कि एरिया ऑफ बेस जो है ना वो 156 दिया हुआ है। देखो एरिया ऑफ बेस दिया हुआ ना हमको ये, तो आप आराम से यहाँ के लिखते हैं, जब आपको एरिया ऑफ बेस 156 दिया ही है तो इसका मतलब क्या हो गया, बताइए बच्चों। एरिया ऑफ बेस का मतलब क्या हो गया, बेस कैसा है, सर्कल है ना, ये बेस कैसा है, सर्कल है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। अब कई बच्चे यहाँ पर इसे सॉल्व करके यहाँ से रेडियस निकालते हैं और फिर वहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं रेडियस की जगह। पर इतनी मेहनत क्यों करनी है, मैं ये पूछ रहा हूँ, जब आपको सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर दिया हुआ है और उसकी वैल्यू ही चाहिए आपको यहाँ पर पुट करने के लिए, हाइट उन्होंने अलग से दे ही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना।
आर निकालने की जरूरत नहीं है भैया, इसमें आर निकालने की जरूरत तब होती है जब वो कुछ और पूछते हैं आपसे, जैसे सी एस वगैरह पूछ ले तो स्लैंट हाइट निकालना पड़ता, स्लैंट हाइट के लिए आपको रेडियस चाहिए होता, तब आप जो है यहाँ पर से पाई की जगह 22.7 रख के सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालते। अभी ज़रूरत ही नहीं है, पूरा पाई आर स्क्वायर ही पुट करना है वहाँ पर, डायरेक्टली पुट कर दो, फायदे में रहोगे, है ना। अब काट लो इसको, ये कैसे सॉल्व होगा बताइए। 3 1 3, 3 5 15, 3 2 6, तो ये आ गया। अब मल्टीप्लाई करा दो, 8 2 करिए, 8 5 41, तो ये आ गया 416 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। बस इस क्वेश्चन में खास बात क्या थी, इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि यहाँ पर आपको रेडियस की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, एरिया ऑफ बेस दिया है तो वहाँ से डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पर। बस ये फ़ायदा मिल गया, अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान रखने लायक। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट ये आपको मैथ्स में, फिज़िक्स में जो आपका चैप्टर है ना लाइट, उसका तड़का देगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो हम भले ही इसे मैथ्स में कर रहे हैं बट ये अपने आप में देखा जाए तो फिज़िक्स का एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, इसलिए बहुत अच्छे से और आराम से बनना है। क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है। एक्चुअली इसमें बोला ये गया है कि हमारे पास एक वाटर से भरा हुआ टब है जिसके बेस पे एक ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है ओ, और उसके बारे में ये बोला गया है कि वहाँ से दो लाइट रेज निकलती हुई हमें दिखाई गई हैं, एक ये और एक ये। जो 90 डिग्री के एंगल पे आ रही है वो तो सीधे निकल जाएगी बिना मुड़े, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, हमने फिजिक्स में इतना पढ़ा ही है। बट द लाइट रे विच इज़ स्ट्राइकिंग द एयर वाटर इंटरफेस एट सम एंगल विल बेंड, है ना। आपको पता ही लाइट रे जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, इसी बेंडिंग को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही होती है ना। अब मुद्दे की बात ये नहीं है कि हम यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लेके बैठे हैं, अभी हमें मैथ्स का क्वेश्चन करना है और मैथ्स में का कौन सा कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगेगा वो देखते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि जब ये लाइट रेज यहाँ से आई तो ये वाटर से एयर में आ रही है, इट इज़ मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ऐसा ही इस डायग्राम में शो भी किया गया है। फिर उसको जब आप बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वर्चुअल इमेज बनती हुई दिखाई देती है आई पॉइंट पे, जिसको ये ऑब्जर्वर यहाँ से अपनी आंखों से देख रहा है। ये एंगल्स हमें क्वेश्चन में ही दी गए हैं, ये एंगल 30 डिग्री है, ये वाला एंगल 45 डिग्री दिया था, ये मैंने मार्क करा है यहाँ पर कि जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये दोनों पैरेलल है ना, ये भी 90 एंगल बना रही है, ये भी 90 एंगल बना रही है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गई, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल जितना है उतना ये होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल आ जाएंगे। और अभी मज़े आ जाएंगे हमारे, क्योंकि ये एंगल भी हमारा 45 डिग्री आ चुका है। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए आपके पास दो कॉन्सेप्ट्स आ रहे होंगे दिमाग में, एक तो ट्राइंगल्स का सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। देखते हैं कौन से ज़्यादा फायदा होगा, अभी एक मिनट चेक करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लें, हमें निकालना गया है। फाइंड द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी मूव्ड फॉर द ऑब्जर्वर। अच्छा, आपको ये निकालना है कि ऑब्जर्वर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितने डिस्टेंस से मूव करा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कितना उठ कर दिखाई दे रहा है। तो भाई साहब ये आपको इतना उठ कर दिखा रहा है, एक्चुअली में ये यहाँ था पर ये दिख कहाँ रहा है आपको यहाँ पर, तो कितना उठ के दिखाई दे रहा है, इतना। तो कायदे में आपको ओ आई निकालना है। तो क्वेश्चन में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है पहले, तो यही क्लियर होना ज़रूरी था। आई होप आप सबको ये बात समझ गई होगी कि हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, ओ आई निकालना है ना बच्चों, क्या निकालना है हमको, ओ आई। अब सवाल ये उठता है कि हम ये ओ आई निकालेंगे कैसे, तो आइए देखते हैं। ओ आई निकालने के लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं ओ एन निकाल लूँ और एन आई निकाल लूँ और फिर दोनों को माइनस कर दूँ। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, और इसके लिए मुझे, अच्छा ओ एन तो दे रखा है 34, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है, बस खाली ये निकाल लो तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ठीक है, फिर आइए लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, ये क्वेश्चन ज़्यादा आराम से हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से ही करता हूँ इसको, आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं बड़े वाले ट्राइंगल में बात कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक साइड गिवन है। इन ट्राइंगल ओ एन एंड डैश, ओ एन एंड डैश में एंगल क्या दिया हुआ है, 30 डिग्री। मेरे पास कौन सी साइड गिवन है भैया, आपको ये 34 दिया हुआ है, और आप इस एंगल के सामने साइड निकाल लो तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, एन एन डैश। तो एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, 90 के सामने हो गया बेस, सॉरी हाइपोटेनस, बची हुई हो गई बेस। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना है, मैं 10 लगा दूंगा। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के नाम पे क्या आएगा, एंगल के सामने एन एन डैश, अपॉन में बेस के नाम पे क्या आ रहा है बच्चों हमारे पास 34, ये दिया हुआ है ना। बस तो 10 30 होता है 1/√3। अच्छा, क्वेश्चन में √3 और √2 की जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वही लगानी पड़ेंगी आपको। ठीक है, 10 30 के नाम पे 1/√3 फ्रॉम द टेबल, तो ये आ गया एन एन डैश अपॉन 34। तो बच्चों मुझे यहाँ से एन एन डैश की वैल्यू मिल गई कितनी, 34/√3। ठीक है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं मीटर। बच्चों अब दूसरे वाले ट्राइंगल में चलते हैं हम।
इधर तो हमने एन एन डैश निकाल लिया था। अब दूसरे वाले ट्राइंगल में चलते हैं, आई एन एन डैश में। आई एन एन डैश में जब मैं एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री लगाता हूँ तो मुझे पता चलता है यहाँ तो एंगल 45 डिग्री है, तो यहाँ पर टेन 45 निकालोगे अब। तो टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के नाम पे क्या है, एन एन डैश अपॉन बेस के नाम पे क्या है बच्चों, बेस के नाम पे आएगा एन आई। अब देखो 1045 वन होता है, तो वन इज इक्वल टू एन एन डैश अपॉन एन आई आ गया। मज़े की बात यह है कि एन आई उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि मैंने एन एन डैश निकाल दिया है पहले ही, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। तो एन आई मेरे पास कितना आ चुका है, 34 अपॉन √3। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है ये तो। अब करना क्या है भैया, अब कुछ नहीं करना, आपको निकालना क्या है बेसिकली। भैया आपने इसमें भी 10 क्यों लगाया था, क्योंकि बच्चे परपेंडिकुलर मैं ऑलरेडी निकाल चुका था और बेस निकालने की इच्छा रख रहा था मैं। एन आई मेरे पास ही आ गया है, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे तो वो निकालना था ना कि ऑब्जेक्ट कितना रेज होकर दिख रहा है। सो द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड, है ना, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चे बताइए, द डिस्टेंस बाय विच द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी रेज्ड इज इक्वल्स टू कितना आएगा, कितना है भैया वो, ओ आई। अब ओ आई निकालूंगा कैसे मैं, मुद्दे की बात ये निकल के आती है, ओ आई कैसे निकालूंगा मैं, तो पूरे ओ एन में से यानी कि 34 माइनस ये जो आपने एन आई निकाला है 34 अपॉन √3। अब सीधे सीधे आप क्या करिए, 34 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन √3। अब कोई भी समझदार बच्चा इसको आराम से सॉल्व कर लेगा, कुछ नहीं करना, 34 ऐसे ही यहाँ पर √3 माइनस 1 एलसीएम लेने के बाद अपॉन में √3 की वैल्यू रख दीजिए 1.7 और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। मेन मुद्दे की बात मैंने आपको बताई दी है कि इसमें हमने 2 बार एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करी है। एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में 1030 लगा दिया तो उससे हमारे पास एन एन डैश की वैल्यू आ गई, फिर हमने 1045 लगा दिया छोटे वाले ट्रायंगल में, उससे हमारे पास एन आई आ गया, फिर उन दोनों को माइनस करके हमारा ओ आई आ जाएगा, और वही हमको चाहिए था कि ऑब्जेक्ट कितना उठकर दिखाई दे रहा है। कैलकुलेशन आप कर ही लेंगे, वैल्यू पुट करके √3 की 1.7 लगाना है क्योंकि क्वेश्चन ने बोला हुआ है। बस ये क्वेश्चन हो गया।